तो स्वागत है तुम सबका एक और वीडियो में। मेरा नाम है अध्यापक, सामने लिखा हुआ भी आ रहा है। और आज हम क्या करेंगे, बिना टाइम वेस्ट किए आज हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्रोपोर्शंस को डिस्कस करने वाले हैं। प्रोपोर्शंस क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, और कुछ इसके रिलेटेड एग्जांपल्स मैंने पिछली वीडियो में कवर कर लिए थे, एग्जांपल 1 से लेके 5 तक। अगर तुम्हें वो वीडियो देखनी है, जो कि तुम्हें देखनी चाहिए क्योंकि उसमें इंट्रो है इस टॉपिक का, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। आज हम इसी टॉपिक की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे और कुछ एग्जांपल्स हैं तुम्हारे मॉड्यूल में ही, उसे मैं लूँगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में जाते हैं, लेकिन उससे पहले अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, बस इतना ही मुझे कहना है। चलते हैं अब। तो ये आ चुके हैं हम मॉड्यूल में और तुम्हें प्रॉपर्टीज़ सामने दिख रही होंगी। 8 प्रॉपर्टीज़ हैं टोटल और सारी प्रॉपर्टीज़ का एक ना एक नाम है जो कि ब्रैकेट्स में तुम्हें दिख रहा है। ठीक है, ये सारे नाम तुम्हें याद करने हैं क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड पेपर में ना चांसेस तो नहीं है इनके आने के, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं चांस पता है क्या बनता है क्वेश्चन बनने का। वो तुम्हें ये चीज़ दे देंगे और पूछेंगे इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है। तो एक बार भी अगर तुम पढ़ लोगे तो तुम्हें समझ आ जाएगा। ठीक है, तो अब एक एक करके प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। क्या है इसमें, अगर ऐसा कोई रेशियो होता है A/B इज इक्वल्स टू C/D, तो AD इज इक्वल्स टू BC होता है। ये चीज़ तो तुम्हें पता ही होगी क्योंकि हम उसको A/B इज इक्वल्स टू C/D लिखते हैं और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये चीज़ हमारी आ जाती है। इसलिए इस प्रॉपर्टी का नाम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। इसमें क्या नई बात थी? कुछ भी नई बात नहीं थी, हमने पिछली वीडियो में ये सारा का सारा डिस्कस कर रखा है। लेकिन इस फर्स्ट प्रॉपर्टी के रिलेटेड एक चीज़ मैंने तुम्हें बताई थी। मैं तुमसे पूछता हूँ क्या थी वो चीज़, नहीं पता तो सुन लो दोबारा। वो चीज़ थी प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। ये क्या था? एक्सट्रीम्स क्या होते हैं एक प्रोपोर्शन में? जो एकदम कोने पे जो दो नंबर्स होते हैं उन्हें कहते हैं एक्सट्रीम्स। तो इनका जो प्रोडक्ट होता है, मतलब A/D AD, वो इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के। मीन्स जो बीच वाले नंबर होते हैं तो वो BC के इक्वल होता है। फर्स्ट प्रॉपर्टी ये भी है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। ठीक है, बस इतना ही डिस्कस करना था। आई होप क्लियर है ये प्रॉपर्टी, और ऐसे ही हम सारी प्रॉपर्टीज़ लेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है, अब सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी कह रही है, पहले इसका नाम क्या है, इन्वर्टेंडो। इन्वर्टेंडो, इन्वर्ट कर रहे हैं हम किसी चीज़ को। ठीक है, मगर क्या इन्वर्ट कर रहे हैं देखते हैं। अगर A/B और C/D आपस में इक्वल होते हैं तो B/A और D/C भी आपस में इक्वल होंगे। ये बात ये प्रॉपर्टी कहती है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि देखो, इनको हम फ्रैक्शन फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, फिर दोनों साइड हम रेसिप्रोकल कर रहे हैं। मैथमेटिकल रूल है कि अगर आप कोई चीज़ लेफ्ट साइड कर रहे हो तो वो आपको राइट साइड भी करनी होगी। तो अगर हम दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर देते हैं तो कोई भी हमने रूल ब्रेक नहीं किया। बताता हूँ एक इसका एग्जाम्पल लेके। मान लो आपके पास है 2 इज इक्वल्स टू 2। ये सही बात है। तो क्या अगर मैं इन दोनों 2s को रेसिप्रोकल कर देता हूँ इनका, तो स्टेटमेंट फिर भी ट्रू रहेगी? बिल्कुल रहेगी। देखो कैसे, 2 का रेसिप्रोकल होगा 1/2 और इधर भी हम 1/2 करेंगे, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे ना? होंगे। ये बात बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब क्या है कि हम रेसिप्रोकल दोनों साइड कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पर A/B इज इक्वल्स टू C/D था, तो इसको मैंने लिखा A/B इज इक्वल्स टू C/D। अब इन दोनों को मैं रेसिप्रोकल कर रहा हूँ, दोनों साइड रेसिप्रोकल हम कर सकते हैं। तो क्या होगा, B/A इज इक्वल्स टू D/C। ये चीज़ बन गई। अब इस चीज़ को रेशियो वाली फॉर्म में लिख दो, B/A इज इक्वल्स टू D/C। यही आपकी प्रॉपर्टी नंबर 2 है। कोई भी ऐसा स्टेप नहीं होगा जो आपको इस प्रूफ में समझ नहीं आया। प्रॉपर्टी नंबर 2 का प्रूफ मैंने लिखा है, और कोई भी ऐसा स्टेप नहीं होगा जो आपको नहीं समझ आया। इन लोगों ने क्या किया, इनने भी यही किया। बस अगर कोई बच्चा सेल्फ स्टडी कर रहा होता तो वो ये सोच सकता था कि ये चीज़ क्या है, लेकिन यहाँ पर एक कुछ नहीं कर रहे, बस रेसिप्रोकल फाइंड कर रहे हैं। और इन्वर्स भी कहते हैं इन्वर्ट करना किसी चीज़ को, और इसलिए इसका प्रॉपर्टी का नाम है इन्वर्टेंडो। तो ये नाम आपको बिल्कुल याद रखना है, क्योंकि वो आपसे पूछेंगे कि ये अगर इसके इक्वल होता है तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है। ऐसे क्वेश्चंस थ्योरी टाइप के हैं, आने के चांस थोड़े से कम है, लेकिन थोड़ी बहुत थ्योरी तो आती है ना, तो शायद 1-2 नंबर में ये पूछ लें। चलते हैं अब आगे।
थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? ऑल्टरनेंडो। देखो ऑल्टरनेंडो नाम से क्या पता लग रहा है? नाम से पता लग रहा है किसी चीज़ को ऑल्टर कर रहे हैं। ऑल्टर का मतलब क्या होता है? अगर यहाँ पर लिखा है ए बी, तो मैं इसको ऑल्टर कर रहा हूँ, स्वैप कर रहा हूँ एक दूसरे को, और बी ए लिख रहा हूँ। ये होता है ऑल्टर करना, किसी भी चीज़ को चेंज करना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं? अगर ए रेशियो बी और सी रेशियो डी आपस में इक्वल हैं, तो ए रेशियो सी और बी रेशियो डी भी आपस में इक्वल होंगे। देखते हैं इसका प्रूफ कैसे होगा। क्या कह रहेंगे? अगर ए रेशियो बी और सी रेशियो डी आपस में इक्वल हैं, तो ए रेशियो सी और बी रेशियो डी भी इक्वल होंगे आपस में। ये चीज़ कह रहे हैं। देखते हैं कैसे होगा। इसको आप फ्रैक्शनल फॉर्म में ले जाओ तो क्या होगा? ए बाय बी इज इक्वल्स टू सी बाय डी। ऐसे ही लिखेंगे ना फर्स्ट वाले को फ्रैक्शनल फॉर्म में। अब आपको क्या करना है? अब आपको सिंपल इस चीज़ में क्रॉस मल्टीप्लाई आप करते हो, तो बी और सी को मल्टीप्लाई करते हो आपस में, और ए और डी को मल्टीप्लाई करते हो। यहाँ पर आपको ये नहीं करना। यहाँ पर आप ए को अपनी जगह पे रखो इक्वल टू डी को अपनी जगह पे रखो, लेकिन जो बी और सी है ना, उनकी आप पोजीशन को बदल दो। मतलब सी यहाँ पर था ना, यहाँ पर कर दो, और बी के नीचे था, मतलब ए के नीचे था बी, तो उसको आप डी के ऊपर कर दो। यहाँ पर डी आएगा, यहाँ पर बी कर दो, तो आपकी ये प्रॉपर्टी बन गई। लेकिन ये पॉसिबल कैसे हुआ? अगर आप इसको, एक सेकंड रुको, अगर आप इस चीज़ को रेशियो की फॉर्म में लिखते हो तो यही चीज़ बन जाती है जो आपको प्रॉपर्टी कह रही है, यही बन जाता है ना। लेकिन अब भी कई बच्चे कहेंगे कि हमें ये स्टेप समझ नहीं आया, इसलिए मैं दोबारा से समझा रहा हूँ। आप मेरे को एक चीज़ बताओ, 2 इंटू 3 आप करते हो, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3 इंटू 2? बिल्कुल लिख सकता हूँ। मल्टीप्लिकेशन की ये प्रॉपर्टी होती है कि जो आपका सीक्वेंस है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अगर 4-5 टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो वो किसी भी सीक्वेंस में हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसका आंसर भी 6 होगा, इसका आंसर भी 6 होगा। यही सेम चीज़ यहाँ पर भी अप्लाई हो रही है। अगर यहाँ पर लिखा पड़ा है बी सी, मतलब बी इंटू सी कर रहे हैं, तो क्या मैं सी इंटू बी नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता हूँ। तो कोई फ़र्क नहीं आता रेशियो पे, इसलिए हम ये ऐसे भी लिख सकते हैं। और प्रॉपर्टी नंबर 3 ऐसे ही बनती है। अब इसको रब कर लेता हूँ, स्क्रीनशॉट वगैरह कुछ अगर लेना है किसी बच्चे को तो वो ले सकता है। अब देखो दोबारा एक बार देखते हैं। ऑल्टरनेंडो नाम से पता लग रहा है आप किसी चीज़ को ऑल्टर कर रहे हो। ये था, ये बन गया कैसे? ये चीज़ है। यहाँ पर इन लोगों ने देखो क्या किया है, इन लोगों ने डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय सी डी किया। इससे क्या होगा? यहाँ पर भी सी डी आ जाएगा, यहाँ पर भी सी डी से डिवाइड हो जाएगा। सी और सी कैंसिल, यहाँ पर कुछ कैंसिल नहीं होने वाला। और आप क्या करोगे? ओके, तो इन लोगों ने इस चीज़ को सी डी से डिवाइड किया। वही चीज़ है ना, अगर आपको बुक वाली चीज़ समझनी है, बात तो वही है। मैंने अपने तरीके से समझा दिया, बुक ने अपने तरीके से समझा रखा है। जो उनसे आपको ईजी लगे वो आप कर सकते हो। बाकी प्रूफ आपको याद नहीं रखना, सिर्फ आपको ये जो है ना हाईलाइटेड चीज़ जो है इसको आपको याद रखना है। सिर्फ प्रूफ आपके पेपर में नहीं आने वाला। ये चीज़ याद रखो, ये चीज़ याद रखो और नाम याद रखो, बस आपका काम हो गया। प्रूफ आपके पास 2 तरीके हैं, या तो बुक वाला फॉलो कर लो या जो मैंने अभी बताया वो आप देख सकते हो। ठीक है, 4th पे बढ़ते हैं। अब 4th प्रॉपर्टी का नाम क्या है? कॉम्पोनेंडो। ठीक है, आपको बस नाम याद रखना है, बाकी सब खुद हो जाएगा। प्रॉपर्टी कहती क्या है ये देखो। अगर ए रेशियो बी और सी रेशियो डी आपस में इक्वल है, तो ए प्लस बी रेशियो बी और सी प्लस डी रेशियो डी भी आपस में इक्वल होंगे। ये चीज़ ये प्रॉपर्टी कहती है। एक बार मैं अपने हाथ से लिख के दिखाता हूँ, आपको फिर समझ आएगा। ठीक है, तो ये मैंने बोर्ड पे कॉपी कर लिया कॉम्पोनेंटो वाली प्रॉपर्टी को, और इसका प्रूफ भी मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। पहले प्रॉपर्टी समझो, क्योंकि यही पेपर में आएगा। ये जो बॉक्स में है सिर्फ यही आएगा पेपर में। तो ए रेशियो बी अगर सी रेशियो डी के इक्वल है, तो देखो ए को हम चेंज कर रहे हैं ए प्लस बी में, और सी को हम चेंज कर रहे हैं सी प्लस डी में। जो सेकंड और फोर्थ टर्म है ना, सेकंड और फोर्थ टर्म किसकी? इस प्रोपोर्शन की, वो हम चेंज नहीं कर रहे हैं। सेकंड और फोर्थ टर्म एज इट इज़ है, फर्स्ट और थर्ड टर्म को हम चेंज कर रहे हैं। लेकिन ये चेंज होगी कैसे? सबसे पहले तो जो ए रेशियो बी इज इक्वल्स टू सी रेशियो डी है, इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखो। लिख दिया। अब क्या करें? अब दोनों साइड ऐड करो 1, ऐड करो 1 बोथ साइड्स। ये क्यों? क्यों देखो प्रॉपर्टी बनानी है ना, क्यों का कोई रीज़न नहीं है, लेकिन ये तुम्हें पूछना चाहिए क्या जो हम कर रहे हैं वो सही है कि नहीं। क्यों का रीज़न अभी समझ आएगा।
लेकिन सबसे पहले ये देखो जो हम कर रहे हैं वो सही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि दोनों साइड मैथ्स में अगर हम कुछ करते हैं तो वो ओके होता है, वो माना जाता है। अब a बाई बी प्लस 1 इज इक्वल्स टू सी बाई डी प्लस 1, एलसीएम ले लेते हैं। लेफ्ट साइड एलसीएम आएगा b, राइट साइड एलसीएम आएगा d। यहाँ पर आएगा a प्लस बी और यहाँ पर आएगा c प्लस डी। प्रॉपर्टी बन गई आपकी, बच्चों को दिख चुका है। प्रॉपर्टी क्या है, a प्लस बी रेशियो b इज इक्वल्स टू सी प्लस डी रेशियो डी। यही तो आपको बनाना था और ये बन चुका है। एक 1 ऐड करने से ये प्रॉपर्टी बन गई। ठीक है, आई होप क्लियर थी। कॉम्पोनेंडो नाम है इसका। कॉम्पोनेंट कंपाउंड, कंपाउंड कैसे करते हैं किसी चीज़ को? कंपाउंड मतलब किसी चीज़ को जोड़ना, ऐड ही तो करते हैं हम, नाम अलग है बस। देखो ध्यान से, कंपाउंड करना होता है जोड़ना किसी चीज़ को। डिवाइड का उल्टा मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई तो नहीं कहेंगे वैसे, लेकिन कंपाउंड करना मतलब मिलाना किसी चीज़ को। तो यहाँ पर जब हम +1 कर रहे हैं तो हमें कॉम्पोनेंडो वाली प्रॉपर्टी बनती हुई दिख रही है। तो बस इतना सा था, बॉक्स वाली चीज़ को याद रख लेना और प्रूफ मैंने तुम्हें बता दिया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे बढ़ते हैं। कोई डाउट है कमेंट करके पूछ सकते हो। फोर्थ प्रॉपर्टी हो गई अपनी, फिफ्थ देखते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी फोर्थ प्रॉपर्टी का बिल्कुल उल्टा है, डिविडेंडो। अब तुम कॉम्पोनेंडो का मतलब तुम्हें पता है, नहीं पता था तो मैंने बता दिया। लेकिन डिवाइड का मतलब तो तुम सबको पता होगा ना, किसी एक चीज़ को मल्टीपल हिस्सों में बांटना, डिवाइड करना। यहाँ पर भी यही चीज़ हो रही है, हम प्लस की जगह पे माइनस कर रहे हैं। माइनस जब आप करोगे ना और एलसीएम लोगे तो आपकी प्रॉपर्टी ये वाली बन जाएगी। प्रॉपर्टी क्या है, क्या रही है ये देखते हैं। ए रेशियो बी अगर इक्वल है सी रेशियो डी के, तो ए माइनस बी रेशियो बी इज इक्वल्स टू सी माइनस डी रेशियो डी होगा। मतलब यहाँ पर भी वही चीज़ है, सेकेंड और फोर्थ टर्म को हम चेंज नहीं कर रहे, एज इट इज़ है वो। लेकिन फर्स्ट और थर्ड टर्म जो है, फर्स्ट ए और थर्ड सी, इसको हम चेंज कर रहे हैं ए माइनस बी और सी माइनस डी में। कैसे चेंज कर रहे हैं, -1 करके बोथ साइड्स, जो कि ओके होता है मैथ्स में। ठीक है, ये चीज़ हम कर सकते हैं बोथ साइड्स अगर आप कोई भी चीज़ कर रहे हो तो ये चीज़ हो गई। ऐसे ही ये प्रॉपर्टी बन गई, यही इसका प्रूफ था। अब मैं क्योंकि कॉम्पोनेंडो का बता चुका हूँ इसलिए मैं डिविडेंडो का लिख के नहीं बता रहा, क्योंकि तुम्हारे पास बुक तो है ही, तो तुम देख सकते हो। ठीक है, बाकी अगर नहीं समझ आया तो एक बार कॉम्पोनेंडो वाली देख लो, तुम्हें डिविडेंडो वाली खुद ही समझ आ जाएगी। सिक्स्थ प्रॉपर्टी बहुत ही आसान है। क्यों है आसान बताता हूँ अभी, मगर उससे पहले ये जो फोर्थ और फिफ्थ प्रॉपर्टी तुम्हें स्क्रीन पे दिख रही है ना, इसमें हम क्या कर रहे हैं एक बार इसको फिर से डिस्कस करते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी में हम फर्स्ट और थर्ड टर्म को चेंज कर रहे हैं, ए प्लस बी और सी प्लस डी में। फिफ्थ प्रॉपर्टी में हम सेकेंड और फोर्थ टर्म को नहीं, आई एम सो सॉरी, फर्स्ट और थर्ड टर्म को ही चेंज कर रहे हैं, लेकिन ए माइनस बी और सी माइनस डी में। अगर इन दोनों प्रॉपर्टीज़ को मिला दिया जाए तो क्या होगा पता है, सिक्स्थ प्रॉपर्टी बनेगी। अब चलते हैं सिक्स्थ की तरफ। तो ये रही सिक्स्थ प्रॉपर्टी तुम्हारी स्क्रीन पे। आई होप क्लियर है स्क्रीन। आई एम सो सॉरी, एक गड़बड़ हो चुकी है मेरे से। अब सब ठीक हो चुका है। ठीक है, तो सिक्स्थ प्रॉपर्टी तुम्हें दिख रही है स्क्रीन पे, और सिक्स्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, इस प्रॉपर्टी का नाम है ये। लेकिन ऐसा क्यों है, कॉम्पोनेंडो तो फोर्थ प्रॉपर्टी थी और डिविडेंडो फिफ्थ प्रॉपर्टी थी, तो सिक्स्थ प्रॉपर्टी में दोनों का नाम मिला के एक नई प्रॉपर्टी बना दी, बिल्कुल बना दी। और तुम्हें याद होगा कॉम्पोनेंडो में हम ए प्लस बी कर रहे थे, डिविडेंडो में हम ए माइनस बी कर रहे थे, बी। तो अगर हम इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या होगा, ए प्लस बी भी होगा और ए माइनस बी भी होगा। इस प्रॉपर्टी में, सिक्स्थ प्रॉपर्टी में, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ चारों की चारों टर्म्स को चेंज करा जाता है। और कैसे चेंज करा जाता है, दो टर्म्स को कॉम्पोनेंडो के तरीके से चेंज किया जाता है, दो टर्म्स को डिविडेंडो के तरीके से चेंज किया जाता है। क्योंकि तुम्हें सिर्फ ये चीज़ याद रखनी है, प्रूफ याद नहीं रखना, तभी मैं इस पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। प्रूफ पे भी आऊँगा कैसे हुआ ये, लेकिन पहले तुम्हें ये चीज़ याद रखनी है जो अभी मैं बॉक्स में डाल दी मैंने। सिर्फ इतना भी अगर तुम्हें याद है ना, तो ऐसा कोई नहीं है जो तुम्हारा नंबर काट पाए, क्योंकि MCQ बेस्ड पेपर है, तुमसे प्रूफ कोई नहीं मांग रहा। प्रॉपर्टी ध्यान होनी चाहिए क्या है, और प्रॉपर्टी का नाम ध्यान होना चाहिए, नंबर भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, कहीं अगर कोई सोच रहा हो कि प्रॉपर्टी 6 नंबर भी याद करना है क्या, बिल्कुल नंबर याद नहीं करना। नंबर वाइज ये कोई ऐसा तो है नहीं कि इसी सीक्वेंस में तुम्हें याद करनी है, बस नाम याद रखना। अब देखो क्या कह रही है प्रॉपर्टी,
अगर a रेशियो b और c रेशियो d है तो a प्लस बी रेशियो a माइनस बी, c प्लस डी रेशियो c माइनस डी के इक्वल होंगे। ये क्या बात है, बिल्कुल यही बात है। कॉम्पोनेंटो में क्या होता था, अभी दिखाता हूँ क्या होता था। कॉम्पोनेंटो में तुम्हारी ये चीज़ होती थी, ये ऐड वाला पार्ट, और डिविडेंडो में क्या होता था, डिविडेंडो में तुम्हारा ये वाला पार्ट होता था जो मैंने रेड से मार्क कर दिया। अगर इन दोनों प्रॉपर्टीज़ को मिला दिया जाए तब जाके ये पूरा पार्ट बनता है, और ये तुम्हें याद रखना है, ठीक है। अब प्रूफ पे आते हैं कैसी बने ये प्रॉपर्टी। तो लिखता नहीं हूँ मैं क्योंकि बुक में ज़्यादा बड़ी है, तो यहीं से तुम्हें समझाऊंगा। सबसे पहले तुम्हें ये तो पता ही है कि हम +1 करके ये चीज़ बना सकते हैं और -1 करके ये चीज़ बना सकते हैं। बहुत ईजी था क्योंकि हम ये दोनों तो फोर्थ और फिफ्थ प्रॉपर्टी में डिस्कस कर चुके हैं ना। फोर्थ प्रॉपर्टी और फिफ्थ प्रॉपर्टी को दोबारा से लिख दिया इन लोगों ने। लेकिन ये वाली प्रॉपर्टी कैसे बनी, बहुत आसान है। अगर हम इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दें तो यही तो प्रॉपर्टी बन जाएगी। मेरी आवाज़ शायद कट गई हो बीच में, देखो कैसे। अगर हम फर्स्ट और सेकंड जो दो टर्म्स हमारे पास आई थी फोर्थ और फिफ्थ प्रॉपर्टी से, उन दोनों को डिवाइड कर दें तो यही चीज़ तो बन जाएगी। और ये चीज़ बनते ही हमारी प्रॉपर्टी 6 पूरी हो गई, प्रूफ हो गया प्रॉपर्टी 6 का। अगर आप डिवाइड करोगे तो उसको रेशियो की फॉर्म में करोगे ना, तो यही प्रॉपर्टी 6 है। मैं ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, तो अगर किसी को नहीं मतलब किसी को समझ आ चुका है तो वो आगे स्किप कर सकता है, टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन में है। अब मैं एक बार दोबारा उन बच्चों के लिए समझाऊंगा जिसको नहीं समझ आया और डिवाइड क्यों हो रहा है। कई बच्चे पूछेंगे डिवाइड क्यों कर दिया आपने, ऐसे कैसे डिवाइड कर दिया, उसका आंसर भी देता हूँ तुम्हें। चलो यहाँ पर तुम एक बात मुझे बताओ कि जो तुम्हारी ये चीज़ है ना, ये और ये a बाय बी वो इक्वल है c बाय डी के, और ये जो है ना ये a बाय बी ये इस चीज़ के भी इक्वल है। ये बात समझते हो ना तुम, a बाय बी इक्वल है a प्लस बी बाय बी के, और c बाय डी जो है वो इक्वल है c प्लस डी बाय डी के, इस रेशियो के अंदर अगर हम बात करें तो, ठीक है ना। और यहीं पर यही सेम चीज़ इस चीज़ के भी इक्वल है। रुको, यही सेम चीज़ हमारी इस चीज़ के भी इक्वल है, और यही सेम चीज़ हमारी इस चीज़ के भी इक्वल है, मतलब माइनस वाली टर्म्स के भी इक्वल है। तो हम सेम चीज़ को सेम चीज़ से डिवाइड क्यों नहीं कर सकते, खुद सोचो ना आप। ये जो है ना, एक बार दोबारा मैं समझाता हूँ, रुको। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो चीज़ है ये इस चीज़ के इक्वल है, और इसी चीज़ के ये वाली चीज़ भी इक्वल है। तो इसका मतलब क्या होगा कि अब जो चीज़ें बॉक्स में है ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगी, समझ रहे हो। ये भी सेम चीज़ है, ये भी सेम चीज़ है। तो क्या इन दोनों को डिवाइड नहीं करा जा सकता, बिल्कुल करा जा सकता है, और डिवाइड करते ही हमारी ये प्रॉपर्टी बन जाती है। अगर नहीं समझ आ रहा ज़्यादा डिटेल में मत जाओ, बस प्रॉपर्टी याद रख लो क्योंकि पेपर में यही आने वाली है। अगर डिटेल में जाना था तो देखो, अगर तुमने मैथ्स पढ़ रखी है ना तो तुम्हें इतना तो पता होगा कि दो इक्वेशंस को हम डिवाइड कर सकते हैं। अगर दो इक्वेशंस है ना, इक्वल साइन है दोनों में, तो उन दोनों को डिवाइड किया जा सकता है, ठीक है। अगर इससे ज़्यादा मैं हिंट नहीं देने वाला, तुम समझ गए होगे, नहीं समझे तो बस प्रॉपर्टी याद कर लो। आगे बढ़ते हैं अब सेवेंथ प्रॉपर्टी पे। सेवेंथ प्रॉपर्टी है, नाम देखो इसका, ऐड एंडो। इसमें हम ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं, तुम्हें मैंने एक चीज़ समझाई थी। क्या चीज़ समझाई थी, कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन करके एक टॉपिक हमने पिछली वीडियो में ख़त्म किया है। कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन, इसमें क्या होता है, 5 या उससे ज़्यादा टर्म्स होती हैं प्रोपोर्शन में, और वो सारी आपस में प्रोपोर्शनल होती हैं। इनफाइनाइट टर्म्स भी हो सकती हैं। तो जैसे मैंने बताया था कि देखो यहाँ पर तुम्हें बुक में भी यही चीज़ गिवन है। अगर एक चीज़ और मैं क्लियर कर देता हूँ अभी इसको समझाने के बाद, कि ज़रूरी नहीं है कि ये प्रॉपर्टी सिर्फ कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन पे लगे। ये जो 4 वाले हैं, जो 4 टर्म्स के होते हैं और जो 3 टर्म्स के प्रोपोर्शन होते हैं, उन पे भी ये प्रॉपर्टी लग सकती है। लेकिन उन पे हम लगाते नहीं क्योंकि क्वेश्चंस ऐसे ही सॉल्व हो जाते हैं। लेकिन जो बड़े वाले क्वेश्चंस होते हैं कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन के, 5 या उससे ज़्यादा टर्म्स होती हैं, उन पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह नहीं कर सकते, तो ये प्रॉपर्टी हम लगाते हैं, ठीक है। क्लियर कर दी मैंने बात, एक बार दोबारा रिपीट कर दूंगा इस बात को आगे जाके। अब सुनो, अगर तुम्हारे पास ये चीज़ है, बस इतने चीज़ को देखो, इस चीज़ को सिर्फ देखो, a रेशियो b इज इक्वल्स टू c रेशियो d इज इक्वल्स टू e रेशियो f। ये ऐसे करके काफ़ी सारे तुम्हें फ्रैक्शंस आपस में इक्वल दे रखे हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि जो आगे वाले टर्म्स है ना इन सब के, a c e और आगे जितने भी टर्म्स आएंगे, उन सबको ऐड करके
जब तुम रेशियो निकालोगे पीछे वाली टर्म्स का, उन सबको भी ऐड कर दोगे तो वो रेशियो इक्वल होगा इस रेशियो के। ये क्या कहा आपने, समझ नहीं आया कुछ भी। चलो बोर्ड पे चलते हैं, फिर समझाता हूँ तुम्हें। क्योंकि ये प्रॉपर्टी देखने में जितनी आसान लग रही है ना बुक में, या शायद कईयों को नहीं भी लग रही हो, समझने में ये थोड़ी सी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, और मैं तुम्हें क्लियर कर देता हूँ इस चीज़ के बारे में, ठीक है। तो बोर्ड पे चलते हैं और डिटेल में समझाता हूँ। तो ये हम आ चुके हैं बोर्ड में, और प्रॉपर्टी नंबर 7 ये है। मैंने इसका नंबर कॉपी नहीं किया क्योंकि वो नीडेड नहीं था, वो कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता। अब तुम ये सुनो, अगर कोई ऐसे प्रोपोर्शंस गिवन है ऐसे, तो इस प्रोपोर्शन में तुम्हें क्या दिख रहा है कि ये इनफाइनाइटली काफ़ी सारे फ्रैक्शंस हैं जो आपस में इक्वल हैं। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर ऐसा कुछ तुम्हारे पास है ना, तो तुम क्या करो, जो ऊपर वाली टर्म्स हैं ए सी ई एंड सो ऑन, उन सबको ऐड कर दो ऐसे, और उन सब का रेशियो निकालो नीचे वाली टर्म्स को ऐड करके जो आएगा, कुछ इस तरीके से। तो जब तुम इन ऊपर वाली टर्म्स को और नीचे वाली टर्म्स को ऐड कर दोगे ना, तब जो तुम्हारा फ्रैक्शन बनेगा या तब जो तुम्हारा रेशियो बनेगा, वो रेशियो इक्वल होगा इस वाले रेशियो के, ऊपर वाले के। मतलब ये चीज़ इक्वल होगी ए बाय बी के और बी बाय, एक सेकेंड रुको, थोड़ा क्लीन कर देता हूँ। मतलब ये जो तुम्हारा रेशियो बना ना, ये इक्वल होगा ए बाय बी के, सी बाय डी के, ई बाय एफ के, और इन सब के ये इक्वल होगा। अब ये बना कैसे, तुम ये सोचोगे, तो यहीं पर ये प्रॉपर्टी आती है ऐड एंड डो। नाम से तो तुम्हें पता लग रहा है कि ऐड कर रहे हैं हम, ऊपर वालों को भी नीचे वालों को भी, तो नाम तुम्हें याद रखना था, बाकी कुछ नहीं करना। लेकिन जो बच्चे क्यूरियस है प्रूफ के लिए, उनको मैं समझाता हूँ कैसे हुआ ये। कभी भी कॉन्टिन्यूड का क्वेश्चन आता है ना, कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन का, जो कि आगे हम देखेंगे, आएंगे भी, तो उन्हें सॉल्व कैसे किया जाता है, उन्हें सॉल्व करने के लिए काफ़ी खास चीज़ यूज़ की जाती है। और वो खास चीज़ क्या है, वो खास चीज़ ये है कि इन सारे कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन को ना एक कांस्टेंट के इक्वल रख दिया जाता है। कोई भी कांस्टेंट, हमें नहीं पता है किस नंबर के इक्वल है, लेकिन ये सारे इक्वल हैं आपस में, तो कोई ना कोई नंबर तो होगा ना जिसके ये इक्वल है। उस नंबर को हमने के बोल दिया। जनरली के ही बोला जाता है, कांस्टेंट है, आप चाहो तो कुछ भी बोल सकते हो, ए बी सी डी कुछ भी। इन सबको, क्योंकि यहाँ पर ए बी सी डी था भी तब भी ये नहीं लिया हमने, तो इन सबको आपस में इक्वल हैं ये, तो कुछ ना कुछ नंबर के तो इक्वल होंगे ना। अगर ये 2/3 है, फिर ये क्या होगा, कुछ भी हो सकता है। ये मान लो ये 4/6 है, फिर ऐसे ये भी कुछ होगा। तो ये सारे किसी ना किसी नंबर के इक्वल होंगे, और वो नंबर यहाँ पर लिखा पड़ा है, हमें नहीं पता क्या नंबर है, तो उसको हमने के बोल दिया। अब आपको क्या करना है, इस चीज़ को थोड़ी देर के लिए साइड पे रखते हैं, वो गया साइड पे, और इन सारे नंबर्स को इक्वल करके हमें ए की वैल्यू निकालनी होती है। ए बाय बी इक्वल टू के दे रखा है, तो ए की वैल्यू क्या होगी, बी के। ऐसे ही सी बाय डी इक्वल टू के दे रखा है, तो सी की वैल्यू क्या होगी, डी के। सिमिलरली ई बाय एफ हमें इक्वल दे रखा है के, तो ई की वैल्यू क्या होगी, एफ के। ऐसे कर करके तुम्हें जितने भी टर्म्स मिलते हैं वो तुम्हें मिल जाते हैं, और फिर तुम इन सारी इक्वेशंस को आपस में इक्वेट करके सॉल्व करते हो। अब क्योंकि हमें ये सारे नंबर्स भी नहीं पता ए बी सी डी, तो हम इन्हें सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन तुम्हें एक जनरल आइडिया मिल गया जो मैं तुम्हें देना चाहता था कि ऐसे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होते हैं। अब यहीं पर ये प्रॉपर्टी कैसे बनी ये मैं बताता हूँ तुम्हें। ये जितनी भी टर्म्स हैं, मतलब ये जितने भी तुम्हारे इक्वेशंस हैं, इन सारी इक्वेशंस को ऐड किया जा सकता है ना। मान लो ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये तुम्हारी सेकंड इक्वेशन है, ये तुम्हारी थर्ड इक्वेशन है, और ऐसे कर करके काफ़ी सारी इक्वेशंस तुम्हारे पास आ गई। इन सारी इक्वेशंस को आपस में ऐड किया जा सकता है, तो ऐड करो तुम, एडिंग फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड एंड सो ऑन, मतलब जितनी भी इक्वेशंस आई हैं उन सबको ऐड कर दो। तो दो इक्वेशंस को ऐड कैसे किया जाता है, अगर तुम्हें दो इक्वेशंस हैं, x इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, पहली इक्वेशन समझनी नहीं है, बस समझ लो ये इक्वेशन है। जिस भी चीज़ में इक्वल का साइन होता है उसे इक्वेशन कहते हैं। तो ये एक इक्वेशन है, दूसरी इक्वेशन है a इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर। तो इन दोनों को ऐड कैसे करेंगे, जो लेफ्ट साइड है वो आपस में ऐड होगा, जो राइट साइड है वो आपस में ऐड होगा। तो कैसे होगा, x प्लस ए इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऐसे इक्वेशंस को ऐड किया जाता है, ठीक है, लेफ्ट साइड को एक तरफ, राइट साइड को एक तरफ। तो ये जितनी भी इक्वेशंस आपके पास आई हैं, a इज इक्वल्स टू बी के, सी इज इक्वल्स टू डी के, इन सबको ऐड कैसे करेंगे, इन सबको ऐड करने के लिए जो a c e है वो एक तरफ है, लेफ्ट साइड है, तो वो सारे लेफ्ट साइड ऐड हो जाएंगे, a प्लस सी प्लस ई प्लस सो ऑन इज इक्वल्स टू जो राइट साइड है वो राइट साइड ऐड हो जाएंगे,
तो बी के प्लस डी के प्लस एफ के एंड सो ऑन। हमें नहीं पता कितने हैं, तो सारे ये ऐड हो रहे हैं। ठीक है, अब इन सब को आपको क्या करना है, ध्यान से देखो, लेफ्ट साइड को सेम टू सेम कॉपी पेस्ट मार दो, हो गया। राइट साइड में हर टर्म में, हर एक टर्म में के कॉमन आ सकता है, सबके अंदर के है, तो के को हमने बाहर ले लिया और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, बी प्लस डी प्लस एफ। ये होने के बाद आपको ये पता है ये चलता जाएगा, तो हमने ऐसे कर दिया। और अब देखो, राइट साइड पे दो चीज़ें मल्टीप्लाई में है, तो क्या ये दोनों चीज़ें लेफ्ट साइड आ सकती हैं, या इनमें से एक चीज़ लेफ्ट साइड आ सकती है? बिल्कुल आ सकती है। लेफ्ट साइड आएगी तो क्या होगा, डिवाइड में हो जाएगी। तो लिखते हैं ए प्लस सी प्लस ई एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय बी प्लस डी प्लस एफ एंड सो ऑन। और राइट साइड क्या बचेगा, के बचेगा। क्या ये स्टेप समझ आया? कई बच्चों को इसी स्टेप में प्रॉब्लम होती है। आई होप इतना स्टेप्स आपको समझ आ चुका है। अब यहाँ पर देखो, यही तो हमें प्रूफ करना था और ये बन चुका है। प्रूफ क्या करना था कि अगर आप इन सबको ऐड भी कर दोगे और नीचे वालों को भी ऐड कर दोगे, तो उनका जो रेशियो होगा वो के इक्वल होगा। के इक्वल मतलब इन सारे रेशियोज के इक्वल होगा, वो इन सारे, और ये सारे के इक्वल थे ना। तो अगर हमने इस बड़े वाले रेशियो को भी के इक्वल प्रूफ कर दिया तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारा। मतलब इस प्रॉपर्टी का प्रूफ हो चुका है, 7th प्रॉपर्टी का प्रूफ हम कर चुके हैं। अगर नहीं समझ आया तो कमेंट करो, वीडियो को एक बार, मतलब वीडियो को नहीं, इस वाले पार्ट को दोबारा देखो, क्योंकि 7th और 8th प्रॉपर्टी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे समझने के लिए। तो अगर तुम्हें समझ नहीं आई तो काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है तुम्हें आगे जाके, मतलब होगी तो नहीं क्योंकि MCQ बेस्ड पेपर है, लेकिन फिर भी अगर कोई बच्चा इस पॉइंट तक देख रहा है इस वीडियो को, तो मतलब वो जानना चाहता है। और अगर नहीं समझ आया तो दोबारा देखो, कमेंट करो, मैं बैठा पढ़ूँ। ठीक है, आई होप क्लियर था। हमें इन सारे रेशियोज़ को उस बड़े वाले रेशियो के इक्वल प्रूफ करना था, तो हमने इसको के इक्वल प्रूफ कर दिया और इन सबको भी के इक्वल प्रूफ कर दिया, तो दोनों आपस में इक्वल हो ही गए। ठीक है, यही थी 7th प्रॉपर्टी। अब 8th प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। 7th प्रॉपर्टी की तरह बिल्कुल सिमिलर है 8th प्रॉपर्टी। इसमें इस प्रॉपर्टी का नाम क्या था, ऐड एंडो, मतलब इसमें हम ऐड करते थे। तो तुम 8th प्रॉपर्टी का नाम सोच ही सकते हो, लिखा भी पड़ा है, रीड करना चाहो तो कर सकते हो। इसमें हम क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे इन टर्म्स को। बिल्कुल सेम है, बिल्कुल जैसे वो थी वैसे ही है। ऊपर वाली टर्म्स को ऐड कर रहे थे हम, इसमें ऊपर वाली टर्म्स को हम सबट्रैक्ट कर रहे हैं, और नीचे वाली टर्म्स को इसमें भी ऐड कर रहे थे, इसमें हम सबट्रैक्ट कर रहे हैं। तो बस प्रूफ बिल्कुल सेम है, तो मैं प्रूफ कराऊंगा नहीं तुम्हें। तो 8th प्रॉपर्टी का मैं तुम्हें प्रूफ नहीं कराने वाला, क्योंकि प्रूफ बिल्कुल सेम है। फिर भी मैं तुम्हें तुम्हारी मदद करने के लिए 8th प्रॉपर्टी का प्रूफ बता देता हूँ होगा कैसे। बिल्कुल ऐसे ही होगा, पहली बात। दूसरी बात, तुम्हें ये चीज़ करनी है, फिर इक्वेशंस लानी है, और सारी इक्वेशंस को क्या करना है, आपस में सबट्रैक्ट करना है। मतलब पहली इक्वेशन -2 -3 -4 तुम ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग 2nd 3rd 4th एंड ऑल द इक्वेशंस फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। ये चीज़ करोगे तुम तो तुम्हारी ये चीज़ बन जाएगी, यहाँ पर माइनस होगा बस, और हो गया प्रूफ। इतना ही था। आई होप तुम्हें प्रॉपर्टीज़ पसंद आई हैं। अगर आई हैं तो वीडियो को लाइक कर दो। लेकिन वीडियो अभी ख़त्म नहीं हुई है, हम इन प्रॉपर्टीज़ के बेस पे जो 3 एग्जांपल्स गिवन है मॉड्यूल में, वो भी इसी वीडियो में करेंगे, और फिर नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1B स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो स्टिक टिल द एंड। और अगर तुम्हें सीधा एक्सरसाइज पे जंप करना है तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा एक्सरसाइज का लिंक, तो तुम वहाँ से जाके देख सकते हो। ठीक है, अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, मतलब आगे बढ़ते हैं। तो मैं चाहता हूँ तुम आंसर को पहले ना देखते हुए, मतलब सॉल्यूशन को पहले ना देखते हुए, खुद से ट्राई करो कि ये क्वेश्चन होगा कैसे। इसलिए मैं बोर्ड पे आ चुका हूँ सीधा। एग्जाम्पल नंबर 1 है ये प्रॉपर्टीज़ वाला। तो इसमें क्या कह रहे हैं, देखो इसमें कह रहे हैं A/B = C/D है, और ये चीज़ इक्वल है 2.5/1.5 के। ये क्या हुआ, इसको देखो कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे इसको। ऐसे कैसे लिख दिया, फ्रैक्शनल में कर दिया यार, बस फ्रैक्शनल पार्ट में ऐसे दिखेगा, वो फ्रैक्शनल एक्सप्रेशन में वो ऐसे दिखेगा, तो ये कर दिया मैंने। अब ये चीज़ हमें गिवन है, तो इससे हम क्या क्या फाइंड कर सकते हैं, बहुत कुछ फाइंड कर सकते हैं। फाइंड करना क्या है, AD/BC फाइंड करना है, एंड एक और चीज़ फाइंड करनी है। पहले इसको देखते हैं फिर इसको भी देखेंगे। AD/BC, अगर कोई बच्चा इसको सॉल्व करने जा रहा है ना, तो तुम्हें प्रैक्टिस की कमी है, तुम्हें कंसेप्ट क्लियर ढंग से हो ही नहीं है, तुम जल्दबाजी कर रहे हो। ध्यान से देखो,
AD क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, ये बात मैंने पहले भी बताई थी। और BC क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो मैंने ये चीज़ बताई थी कि ये दोनों तो आपस में इक्वल होते हैं, और अगर दो चीज़ें आपस में इक्वल हैं तो उन दोनों का रेशियो क्या होगा? 1:1। आंसर। ये कैसे करा आपने? आपकी अगर हाइट कुछ भी है x फीट्स और आपके दोस्त की हाइट भी x फीट्स है, तो इसका रेशियो क्या होगा? दोनों इक्वल हाइट है ना, तो रेशियो क्या होगा? 1:1। अगर आप मेरे को बोलते हो कि मेरी और मेरे दोस्त की हाइट सेम है मगर मैं आपको हाइट नहीं बताऊंगा, तो मैं कहूँगा ठीक है, एक सेकंड रुको। ओके, तो आई एम सो सॉरी फॉर द नॉइस। अगर तुम लोग कहते हो कि मेरे और मेरे दोस्त की हाइट इक्वल है लेकिन मैं आपको हाइट नहीं बताऊंगा, तो क्या आप रेशियो बता सकते हो? तो मैं कहूँगा बिल्कुल 1:1 रेशियो है। क्यों? क्योंकि दोनों इक्वल है। सिमिलरली यहाँ पर ये लोग पूछ रहे हैं AD रेशियो BC क्या है, तो AD और BC तो आपस में इक्वल होते हैं ना, तो इन दोनों का रेशियो क्या होगा? 1:1 होगा। सॉल्व करने की भी नीड नहीं है, ठीक है। ये चीज़ हो गई आपकी। अब जो बच्चे सॉल्व का वेट कर रहे हैं उनको मैं सॉल्व भी करके दिखा देता हूँ। तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, काफ़ी बार डिस्कस हो चुका है ये। AD = BC आ जाएगा। और अब यार ये इक्वल आ ही गया तो इसका रेशियो क्या होगा? 1:1। यार इतना मत करो अब, ठीक है, 1:1 होगा। बस इतनी सी बात थी। तुम्हें वैसे भी MCQ करना है, कौन सा सॉल्व करके दिखाना है। यहाँ पर बच्चों को प्रॉब्लम आएगी A+C रेशियो B+D कैसे फाइंड करा जाए। तो इसके लिए मैं तुम्हारे लिए बैठा हूँ, नीचे चलते हैं और फिर सॉल्व करते हैं इसको। वही सेम एग्जाम्पल नंबर 1 मैंने दोबारा से कॉपी कर लिया ताकि तुम्हें मैं इस पार्ट को ज़्यादा अच्छे से समझा पाऊँ। क्लीन बोर्ड पे गंदा कर दिया मैंने, कभी कभी हो जाता है ऐसा, तो तुम इग्नोर मार सकते हो। अब देखते हैं A+C रेशियो B+D कैसे फाइंड होगा। तो ध्यान से देखना, इसके दो तरीके हैं और दोनों तरीके मैं तुम्हें बताऊंगा। पहला तरीका क्या है? तुम्हें फ्रैक्शनल फॉर्म में इसको लिखना है। लिख देते हैं, लिख दिया। और अब यहाँ से तुम्हें A, B, C एंड D की वैल्यू फाइंड करनी है। वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? बिल्कुल कर सकते हैं। मान लो A की वैल्यू है 2.5x, B की वैल्यू है 1.5x। ये चीज़ तो मैंने तुम्हें काफ़ी बार बता रखी है, ठीक है। C की वैल्यू क्या आएगी? 2.5x आएगी? नहीं, C की वैल्यू आएगी 2.5y, क्योंकि C एंड D दो अलग रेशियो हैं। C रेशियो D एक अलग रेशियो है A रेशियो B से, तो इनका जो कॉमन नंबर होगा जिससे हमने इनको डिवाइड किया होगा वो भी अलग होगा, इसलिए यहाँ पर y होगा। रेशियो मतलब रेशियो तो नहीं। और D की वैल्यू क्या होगी? 1.5y। यहाँ से अब तुम A+C फाइंड कर लो, तो A+C क्या होगा? ध्यान से देखो, A तुम्हारा ये है, C तुम्हारा ये है, तो 2.5x + 2.5y। सिमिलरली B+D तुम फाइंड कर सकते हो। B क्या है तुम्हारा? B तुम्हारा ये है वाइट वाला, और D तुम्हारा ये है, तो 1.5x + 1.5y। ये हो चुका है। अब तुम्हें इनका रेशियो फाइंड करना था, तो रेशियो क्या होगा? यही चीज़ सेम टू सेम कॉपी पेस्ट मार दो नीचे, मार दी कॉपी पेस्ट। और देखो अब ध्यान से, 2.5x + 2.5y, 2.5 कॉमन आ रहा है, x + y अंदर बचेगा, नीचे से डिनोमिनेटर से 1.5 कॉमन आ रहा है, x + y बचेगा। न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में x + y है, तो दोनों से कैंसिल हो जाएगा और रेशियो क्या आएगा? 2.5 / 1.5। ये सिंप्लीफाइड फॉर्म नहीं है, इसलिए ये आंसर अभी नहीं होगा। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करो इसको हम लिख सकते हैं 25 / 15। दोनों नंबर्स को 10 से मल्टीप्लाई करा दिया। रेशियो वाला चैप्टर तुम्हारा वीक है, अगर तुम्हें ये चीज़ समझ नहीं आई तो देख लो, मैंने डाल रखा है। और फिर इसको हम डिवाइड कर देते हैं 5 से, मतलब 5/3। तो आंसर क्या होगा? 5:3। क्या ये भी आंसर है? ये भी आंसर है, बिल्कुल आंसर है, लेकिन MCQ में एक ही होगा, तो तुम्हें ये वाला करना पड़ेगा। आई होप ये क्लियर था। ये पहला मेथड था। दूसरा मेथड क्या है इस क्वेश्चन को करने का? दूसरा मेथड थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन समझा देता हूँ। दूसरा मेथड थोड़ा सा लॉजिकल है, तो राइट साइड चलते हैं और समझते हैं। मान लो एग्जांपल दे रहा हूँ तुम्हें, 2:3 है, एक रेशियो है, और ये रेशियो इक्वल है 4:6 के, ठीक है। इक्वल है भी ये एक्चुअली में, अगर तुम डिवाइड करोगे तो 2:3 ही आ जाएगा, लेकिन अभी के लिए इतना रखते हैं। और इन दोनों को मैं ऐड कर देता हूँ। ये इक्वल तो थे मुझे पता है, लेकिन मैंने क्या कर दिया, 2/3 +
4/6 और ऐसे प्लस नहीं किया मैंने पता कैसे प्लस किया, मैंने इनको ऐसे प्लस किया 4 + 6। तो अब क्या बनेगा, अब मेरे पास बनेगा 6/9। क्या जो ये रेशियो आया है ये इन दोनों रेशियो के इक्वल होगा? आंसर है हाँ होगा। क्यों? ये बात समझानी है मेरे को तुम्हें। क्यों? अगर दो चीज़ें आपस में इक्वल है ना, दो रेशियोज, तो उनका जो अपर पार्ट होता है, मान लो दो फ्रैक्शंस तुम्हारी इक्वल है, तो जो उनका न्यूमरेटर होता है उनको आपस में ऐड करने के बाद और डिनोमिनेटर को आपस में ऐड करने के बाद जो बनता है ना, वो भी इसी रेशियो के इक्वल होता है। ये प्रॉपर्टी है रेशियोज़ की, बेसिक प्रॉपर्टी है ये बिल्कुल। ये तुम्हें शायद बताई भी नहीं है मैंने रेशियो वाले चैप्टर में, लेकिन ये 9th क्या तुम्हारे 6, 7 से तुम्हारे साथ है। अगर तुम दो रेशियोज़ के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ऐड कर देते हो तो जो नया रेशियो आता है ये भी इन दोनों रेशियो के इक्वल होता है। यही प्रॉपर्टी यहाँ पर भी लग रही है। वो कह रहे हैं A/B = C/D है। तो बताओ कि A + C / B + D क्या होगा? ये उसी प्रॉपर्टी का तुमसे पूछ रहे हैं, ये प्रॉपर्टी ही तो है और क्या है। तो इसी प्रॉपर्टी का तुमसे आंसर पूछ रहे हैं, तो ये इक्वल होगा 2.5:1.5 के। क्वेश्चन में यही रेशियो गिवन था ना इन दोनों के बीच में, तो 2.5:1.5 के इक्वल होगा। बस अब इसे सिंप्लीफाई करना है, 25/15 या 5/3, बात एक ही है। तो दोनों मेथड मैंने तुम्हें बता दिए। ये मेथड कई बच्चों को समझ नहीं आएगा तो इसको तुम स्किप कर सकते हो, लेकिन ये वाला जो मेथड है ये तो सबको समझ आने वाला है, तो इसको तुम यूज़ कर सकते हो। अगर तुमने मेरा रेशियो वाला चैप्टर समझा था तो ये मेथड तो तुम खुद ही सॉल्व कर पाओगे। आई होप तुमने कर लिया होगा, क्योंकि हमने इनको लेट करा पहले। रेशियो में कई बार हमने ये चीज़ करी है, दोनों को ऐड करा, x और y कैंसिल हो गया और रेशियो निकालना आसान हो गया। तो यही था तुम्हारा एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 2 पे चलते हैं। अब कोई भी दिक्कत है कमेंट करके पूछ सकते हो। तो ये रहा तुम्हारा सेकंड एग्जाम्पल। सॉल्यूशन को मैंने हाइड कर लिया, लेकिन अगर तुमने कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन को कैसे सॉल्व करते हैं, जो कि अभी मैंने 10 मिनट पहले ही समझाया था, वो ढंग से समझ लिया ना, तो तुम इस क्वेश्चन को खुद एक बार ट्राई करो और ये ईजीली सॉल्व हो जाएगा। नहीं होता तो मैं हूँ, वीडियो पॉज करो और ट्राई करो, ठीक है? फिर मिलते हैं तुमसे। तो उम्मीद कर रहा हूँ तुमने ट्राई किया होगा, नहीं भी किया तो कोई बात नहीं, और किया है और नहीं हुआ तब भी कोई बात नहीं। मैं सॉल्व करता हूँ तुम्हारे लिए। तुम्हें ये कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन गिवन है, ये चीज़ तो तुम्हें दिख ही रही है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इस पूरे के पूरे फ्रैक्शन को एक तुम कांस्टेंट के इक्वल रख दो, के ABCD कुछ भी। ABC यहाँ पर था तो मैंने के ही रख लिया, के कांस्टेंट की तरह डिनोट होता है मैथ्स में, तो हम के का ही यूज़ करेंगे। तो करते हैं, फिर तुमसे मिलता हूँ। यहाँ पर मैंने लेट इसलिए लिखा है क्योंकि हम लेट कर रहे हैं कि ये चीज़ के इक्वल है। हमें पता नहीं इक्वल है कि नहीं, लेकिन कर दिया लेट, और के कोई भी नंबर है तो इक्वल तो होगा ही, ठीक है? अब यहाँ से A, B और C की वैल्यू फाइंड करनी है। जो ऊपर वाले टर्म्स होते हैं उनकी वैल्यू फाइंड करी जाती है। प्रॉपर्टी को याद करो, एडेंडो वाली, ठीक है? तो A की वैल्यू क्या आएगी? A/3 = K है, तो यहाँ से A की वैल्यू क्या आएगी? 3K। सिमिलरली B/4 = K है, तो यहाँ से B की वैल्यू क्या आएगी? 4K। ये हो गया। और सिमिलरली C/7 जो है वो भी K के इक्वल है, तो C की वैल्यू क्या आएगी? 7K। आई होप इतना क्लियर था। अब वो कह रहे हैं A + B + C / C प्रूफ करो कि ये चीज़ 2K इक्वल होती है। तो काफ़ी आसान है। A + B + C में क्या क्या है? A, B और C, इन तीनों की वैल्यू हमारे पास है, तो इसमें पुट कर दो बस। ये LHS है और ये RHS है, राइट साइड और लेफ्ट साइड। तो इन दोनों को अगर इक्वल प्रूफ करना है तो हमें एक को दूसरे के इक्वल प्रूफ करना होगा, तो तुम्हें ये चीज़ तो पता ही होगी। तो यहाँ पर A की वैल्यू क्या है? 3K प्लस B की वैल्यू 4K प्लस C की वैल्यू 7K डिवाइडेड बाय C की वैल्यू 7K। इसको सॉल्व कर रहे हैं हम। तो 3 + 4 7 + 7 14, ऊपर आएगा 14K, नीचे आएगा 7K। अब तुम्हें दिख रहा है कि K और K दोनों तरफ हैं, तो K तो गया, बचा क्या? 14/7, और 14/7 क्या होता है? 2। 2 ही हमारा राइट साइड पे था, तो ये चीज़ प्रूव हो चुकी है, ठीक है? हेंस प्रूव्ड, हेंस लिख लेना। अब देखो हुआ कैसे ये। अगर तुमने रेशियो वाला मेरे से चैप्टर पढ़ रखा है तो तुम्हें ये सवाल नहीं आएगा कि ये हुआ कैसे। A, B और C की वैल्यू निकाल के हमने यहाँ डाल दी, 2 के इक्वल आ गया। कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। 1 मिनट का क्या प्रूफ वाले क्वेश्चन वैसे तो MCQ फॉर्म में आएंगे नहीं, ये तुम्हारी कंसेप्ट की क्लैरिटी के लिए है।
लेकिन ये क्वेश्चन ना 10 सेकंड का था मुश्किल से। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है ना तो तुमसे 10 सेकंड के अंदर हो जाना चाहिए। अगर वो पूछें कि a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय सी की वैल्यू क्या होगी, ये तो पूछ सकते हैं ना तुमसे MCQ में, इसकी वैल्यू बताओ, बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो तुम्हें 2 निकालने में 10 से 15 सेकंड लगने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। ये 1 मिनट का क्वेश्चन कहीं से भी नहीं है। तुम डायरेक्ट देख सकते हो जो इसके नीचे है ना, जैसे A B और C तीनों के नीचे जो है वही उनका A है 3K, जो उसके नीचे 3 था। B क्या है K और कुछ क्या जो उसके नीचे है 4। C क्या है 7K। तीनों को ऐड करने में कितनी देर हो रही है, 3 + 4 7 + 7 14 K डिवाइडेड बाय 7K। इसको डिवाइड करने में कितनी देर लग रही है, दिमाग में ही हो जाता है कि डिवाइड, तो क्या आंसर 2 आएगा। 10 सेकंड मुश्किल से लगेंगे इस क्वेश्चन में, बट तुम करना चाहो तो ट्राई कर सकते हो। थर्ड पे बढ़ते हैं। तो अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। अगर तुम बुक को देखने बैठे तो तुम्हें कभी ये समझ नहीं आएगा एग्जाम्पल नंबर 3, लेकिन ये काफ़ी आसान है और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन पहले कॉपी करता हूँ और फिर समझाता हूँ। तो ये कर लिया मैंने एग्जाम्पल नंबर 3 कॉपी। अब ध्यान से सुनो, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक डीलर है जो मिक्स कर रहा है दो टीज़ को, मतलब 2 चाय को, तो मिक्स कर रहा है वो। एक है इतने रुपए की और एक है इतने की। 6.92 रुपीज़ पर केजी है वो एक, और एक है 7.77 पर केजी, रुपीज़ की बात हो रही है। तो वो इन दोनों को मिक्स कर देता है। किस क्वांटिटी में मिक्स करता है ये हमें नहीं बताया। मिक्स कर देता है और बेचता है, सेलिंग प्राइस 8.80 रुपीज़ का पर केजी, मतलब ये उसका सेलिंग प्राइस है, ठीक है। कॉस्ट क्या है उसकी, कॉस्ट उसकी ये भी है, कॉस्ट उसकी ये भी है, लेकिन वो ये नहीं करता कि आधा किलो इसका ले लिया आधा किलो इसका ले लिया, वो ऐसा नहीं करता। वो बस मिक्स करता है और किसी एक पर्टिकुलर रेशियो में करता है। उसका रेशियो हमें फाइंड करना है और प्रॉफिट का परसेंटेज भी गिवन है, मतलब 17/2 या फिर 17.5% का प्रॉफिट वो कमाता है सेलिंग प्राइस पे। तो अगर तुम्हें गिवन है कि सेलिंग प्राइस 100 रुपये है और 20% ऑन सेलिंग प्राइस प्रॉफिट है, तो कैसे निकालोगे प्रॉफिट, 20% ऑफ 100 रुपीज़ करोगे ना सीधा, तो वो आपका 20 आ जाएगा। तो 20 आपका प्रॉफिट होगा और कॉस्ट कितनी होगी 80। ये बेसिक कंसेप्ट था। अब देखो, सबसे पहले तो तुम्हें क्या करना है, क्वेश्चन समझ आ गया। इन व्हाट प्रोपोर्शन डज ही मिक्स देम, मतलब कितना ये वाली डालता है कितना ये वाली डालता है। आधा आधा किलो तो डालता नहीं वो। अगर आधा आधा किलो वो डालता तो उसका जो कॉस्ट होता वो कुछ और आता। अभी डिस्कस करते हैं डिटेल में, पहले थोड़ा सफाई करता। अब देखो, पहले का जो प्राइस है वो क्या है, पहले का जो प्राइस है वो है ₹6.92। इसका मतलब क्या हुआ, 6.92 रुपीज़। सेकंड का क्या है प्राइस, 7.77, मतलब 7.77 रुपीज़ पर केजी की बात हो रही है दोनों में, और रुपीज़ की बात हो रही है दोनों में, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। सेलिंग प्राइस क्या है उसका, सेलिंग प्राइस है 8.80 रुपीज़, मतलब 8.80 रुपीज़। प्रॉफिट परसेंटेज क्या है, 17.5%। 17.5% कह लो, या 17/1/2 को अगर आप मिक्स फ्रैक्शन में करते हो तो 35/2% आएगा। वो कह लो, कुछ भी कह लो, ये उसकी प्रॉफिट परसेंटेज है। तो प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट निकाल सकते हो, 17.5 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 8.80, ऐसे निकालते हैं ना प्रॉफिट। 17.5% में है तो डिवाइड बाय 100 होगा, और किसकी परसेंट निकाल रहे हैं, 8.80 की, तो वो हमने साइड में लिख दिया। आंसर क्या आएगा इसका, 1.54। ये उसका प्रॉफिट है पर केजी में। अगर वो 1 किलो चाय बेचता है तो वो इतना प्रॉफिट कमा लेता है। तो अब मुझे ये बताओ कि उसका कॉस्ट कितना हुआ। आप कहोगे कॉस्ट तो क्वेश्चन में गिवन है, ये गिवन तो है, ये कॉस्ट है और ये कॉस्ट है। यार ये दोनों चाय का कॉस्ट है, दोनों थोड़ी, मतलब वो दोनों बेच रहा है तो कॉस्ट कितना कर दूं, मैं दोनों को ऐड कर दूं क्या, 7 + 6 13 कॉस्ट हो गया, बिल्कुल नहीं। 13 कॉस्ट है, सेलिंग प्राइस उसका 8 है, कैसे कमा रहा है वो। दोनों को ऐड नहीं करेंगे, बताता हूँ क्या करेंगे। सबसे पहले कॉस्ट निकालो हुई कितनी, तो कॉस्ट उसकी होगी सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट, मतलब 8.80 माइनस 1.54, ये आपका आएगा
₹7.26, ये उसकी कॉस्ट है। अब ध्यान से देखना, अब यहीं पर हमारा आधा क्वेश्चन हो चुका है। अगर आपको इतना समझ आ गया तो बहुत बढ़िया बात है। अब बचा जो है ना वो कंसेप्चुअल है, बिल्कुल बिल्कुल कंसेप्चुअल। पहली हमारी जो टी है वो है 6.92 की, ठीक है। दूसरी जो है हमारी वो है 7.77 की। इन दोनों को मिक्स करता है वो, और जो कॉस्ट आ रही है वो आ रही है 7.26। मिक्स करके ये कॉस्ट आ रही है। अब देखो यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले देखना है इन दोनों का डिफरेंस क्या है। डिफरेंस मतलब अगर वो सिर्फ ये वाली चाय बेच रहा होता और ये उसकी कॉस्ट होती, मतलब ये उसका सेलिंग प्राइस होता, तो वो कितना कमाता। और अगर वो ये वाला बेच रहा होता और ये उसकी सेलिंग प्राइस होती तो वो कितना लॉस खाता, ये तुम्हें निकालना है। तो देखो यहाँ पर तुम्हारा आएगा 0.34 यहाँ पर आएगा, और यहाँ पर कितना आएगा 7.77 माइनस 7.26। जब तुम करोगे तो 51 आएगा तुम्हारा, 0.51, ठीक है। तो 0.51 आ गया तुम्हारा। ये तुम्हारा डिफरेंस है प्राइस से, हमारी कॉस्ट से तुम्हारा डिफरेंस है दोनों कॉस्ट का। इसका मतलब तुम समझ रहे हो, इसका मतलब ये जो कॉस्ट प्राइस है ना, ये इसके ज़्यादा पास है या इसके ज़्यादा पास है, बताओ। अगर तुम्हें मैं दो ऑप्शन दूं, अगर मैं तुम्हें दो ऑप्शन देता हूँ, थोड़ा मैंने क्लीन कर लिया, कि ये जो हमारा कॉस्ट आ रहा है ये फर्स्ट जो चाय है उसके ज़्यादा पास है या सेकंड वाली चाय के ज़्यादा पास है, तुम क्या कहोगे। ऑफ कोर्स फर्स्ट वाली चाय के ज़्यादा पास है, मतलब जो कॉस्ट प्राइस है वो पहले वाले चाय की कॉस्ट के ज़्यादा पास है। क्यों? क्योंकि इसका डिफरेंस 0.34 है, इसका डिफरेंस कितना है 0.51, तो ये ज़्यादा बड़ा है, ये गैप ज़्यादा बड़ा है। इसका मतलब तुम्हें पता क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि वो जो ये वाली 6.92 वाली है ना चाय, वो ज़्यादा मिलाता है, वो ये वाली चाय ज़्यादा मिलाता है और ये वाली कम मिलाता है। इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं। मान लो तुम्हारे पास एक टॉफ़ी है 1 की, एक टॉफ़ी है 2 रुपीज़ की, ठीक है, सिंपल। तुम क्या करते हो कि 100 टॉफ़ीज़ ये वाली ले आते हो, 100 टॉफ़ी ये वाली ले आते हो, ठीक है। और तुम क्या करते हो, दोनों को बेचना चालू कर देते हो 1.5 रुपीज़ पे। एक टॉफ़ी 1.5 रुपीज़ की तुम बेचना चालू कर देते हो, तो तुम 200 टॉफ़ीज़ टोटल बेचोगे 1.5 रुपीज़ पे, तो तुम्हें मिला कितना 300 रुपीज़। मतलब 300 तुम्हारी कॉस्ट आई, कॉस्ट 300 आई ना तुम्हारी, क्योंकि 200 रुपये की तुम ये वाली लाए थे, 100 रुपये की तुम ये वाली लाए थे, मगर तुमने बेचा 1.5 पे है एक को, ठीक है। समझ आ रही है बात, 1.5 उसका प्राइस हुआ। मान लो तुम 1.5 की जगह पे 1.4 की बेच रहे हो, और तुमसे मैं पूछूं कि तुमने कितनी ये वाली टॉफ़ी लाए हो, कितनी तुम ये वाली टॉफ़ी लाए हो, तो कैसे निकालोगे। तुम्हें सबसे पहले ये समझ आना चाहिए कि जो एक 1 रुपीज़ की है, एक 2 रुपीज़ की है, तो मैं जो बेच रहा हूँ 1.4 की बेच रहा हूँ, इसका मतलब मैं सस्ती वाली ज़्यादा लाया हूँ। अगर मैं महंगी वाली ज़्यादा लाया होता तो मैं 1.7 या 1.8 की एक बेचता, 1 रुपये वाली को भी इतने का बेचता, 2 रुपये वाली को भी इतने का बेचता, क्योंकि 2 रुपीज़ की ज़्यादा है मेरे पास, उसकी तरफ खींच रहा है ना यार वो, तुम समझ नहीं रहे। अगर एक कितने की है, कितने की है 1.4 की या 1.1 की तुम बेच रहे हो, तो इसका मतलब तुम ये वाली कई सारी लाए हो, लेकिन ये वाली तुम बहुत कम लाए हो। और अगर तुम यहीं पर 1.9 की बेचने लग गए तो तुम 2 रुपये वाली ज़्यादा लाए हो, 1 रुपये वाली कम लाए हो, ठीक है। ये चीज़ तुम्हें समझ आनी चाहिए। तो यहाँ पर यही चीज़ है कि ये इसके ज़्यादा पास है, 6.92 वाली चाय के ज़्यादा पास है हमारा कॉस्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाली हम ज़्यादा मिक्स करते हैं, ये वाली कम मिक्स करते हैं। इतना क्लियर हो गया। इतना क्लियर होने के बाद तुम्हें तो रेशियो निकालना है ना कि ये कितनी मिक्स करते हैं और ये कितनी मिक्स करते हैं। तो रेशियो पता है क्या है, इसी डिफरेंस को रेशियो कहा जाता है। 34:51। क्या होगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 17 से दोनों जा रहे हैं, 0 पॉइंट दोनों के आगे थे तो मैंने हटा दिया, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 34:51 आ गया। और 17 से दोनों जाएंगे 2:3। लेकिन अभी तुम्हारा, अगर तुमने ये टिक कर दिया ना ऑप्शन में, तो तुम्हारा गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा बताता हूँ। अभी मैंने तुम्हें बताया कि तुम ये वाली ज़्यादा बेचते हो, 6.92 वाली तुम ज़्यादा बेचते हो, तो इसका मतलब क्या हुआ, ज़्यादा मिक्स करते हो। इसका मतलब क्या हुआ कि ये 2 नहीं होगा, ये होगा 3, और जो दूसरा है वो होगा 2। जब तुम ऐसे कोई क्वेश्चन करते हो तो जो तुम्हारा आंसर आता है उसे तुम्हें उल्टा करना पड़ता है, इन्वर्स फाइंड करना पड़ता है उसका।
उसको उल्टा करो और जो वो आएगा वो तुम्हारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आई होप इतना क्लियर था। अब एक बार बुक में चल के बुक वाले मेथड को देखते हैं और अपने मेथड को तुम्हें दोबारा से समझाऊंगा। ठीक है, एक बार रिवाइज कर लेंगे क्योंकि थोड़ा सा क्वेश्चन ट्रिकी हो सकता है। सबसे पहले इन लोगों ने भी कॉस्ट प्राइस निकाली, हमने भी कॉस्ट निकाल ली थी, और फिर इनने क्या किया, इन्होंने फिर ये देखा कि कॉस्ट इतनी आ रही है हमारी और डिफरेंस निकाल रहे हैं प्रॉफिट ऑफ सेकंड काइंड, मतलब जो सेकंड वाला है, सेकंड वाले इतने की है और अगर उसकी कॉस्ट हम इतनी मान रहे हैं तो डिफरेंस कितना हुआ 51 पैसे का। 0.51 हमारा भी आया था और 0.34 हमारा भी आया था, तो मतलब वो पैसे ही हुए ना। तो इन लोगों ने डिफरेंस निकाल लिया और सेकंड का डिफरेंस आगे रखा है, फर्स्ट का डिफरेंस पीछे। इसका रीज़न क्यों है इसका रीज़न अगर मैं लिख के बता रहा हूँ, तुम अगर सेल्फ स्टडी कर रहे होते ना तो तुम सोचते फर्स्ट का डिफरेंस पहले आएगा सेकंड का बाद में, लेकिन मैंने तुम्हें उसका रीज़न दे दिया। तुम्हें ये चीज़ पता लगनी चाहिए कि एक है 6.92 की, एक है 7.77 की, इसको हटा देते हैं और हमारा कॉस्ट आ रहा है इतना। तो ये जो नंबर है ये इसके ज़्यादा पास है या इसके ज़्यादा पास है? ऑफ कोर्स इसके ज़्यादा पास है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाली हमने ज़्यादा मिला रखी है, ये ज़्यादा मिलाई है तो इसका रेशो भी ज़्यादा होगा। इसका रेशो ज़्यादा होगा तो 3 आगे आएगा 2 पीछे आंसर में, और यही चीज़ है। अगर तुम लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो तुम सोचते सेकंड क्यों ले रखा है पहले, लेकिन सेकंड पहले इसलिए ले रखा है क्योंकि हम उसको उल्टा करते हैं। उल्टा क्यों करते हैं? क्योंकि पहले वाला हमने ज़्यादा मिला रखा है और दूसरे वाला कम। ठीक है, आई होप इतना क्लियर था। अगर फिर भी नहीं समझ आया तो रिवाइंड करके देख सकते हो वीडियो को। मैं इस वीडियो को यहीं रोक रहा हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, आई थिंक 50 मिनट की हो गई है ये। तो मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, और उस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एक्सरसाइज सॉल्व कैसे करी जाती है। ठीक है, और 1-1 मिनट में करने की टेक्निक बताऊँगा कि एक एक क्वेश्चन को तुम 1-1 मिनट में कैसे कर सकते हो। ऑफ कोर्स जो ये वाला क्वेश्चन था ये 1 मिनट में पॉसिबल नहीं है, एटलीस्ट तुम्हें 2 मिनट लगेंगे अगर तुम माहिर भी हो तो, मगर फिर भी कोई बात नहीं क्योंकि तुम्हें कॉस्ट निकालने में ही कम से कम 20 सेकंड तो लग ही जाएंगे कॉस्ट निकालते निकालते। तो 1 मिनट में ये क्वेश्चन हो सकता है 1.5 मिनट्स में, लेकिन 1 में नहीं होगा। लेकिन कई क्वेश्चन पेपर में ऐसे होते हैं जो तुम देखते ही टिक मार देते हो, तो उनका जो टाइम बचता है ना वो तुम इस क्वेश्चन में दे सकते हो ईजिली। जब मैंने अपना पेपर दिया था तो मैंने कई क्वेश्चंस थे जो 2 मिनट 3 मिनट लगा के भी किए थे क्योंकि मेरे पास टाइम बच गया था। तो तुम भी ऐसा कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, और बस और कुछ नहीं है। मिलते हैं। My head full of steam. I got lucid dreams. I make movie scenes. It's not new to me. Greed gon' kill like Scream. Ego my enemy. My heat got entropy. It's all just chemistry.